जाने ही के बाद ये खूबसूरत सी शमन जलाएं, जिससे ऐलान का होता है कि प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। जावेद अख्तर साहब। कड़क लग रहा है भाई। साथियों, आज का प्रोग्राम बहुत लाइट है और उसके दो ही हिस्से हैं। पहला हिस्सा जावेद साहब की गुफ्तगू है और गुफ्तगू पे आपके कोई सवाल जवाब, क्योंकि हम जब भी यूट्यूब पे जावेद साहब को देखते हैं तो उनको सवाल जवाब में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आपके लिए उसकी इजाज़त भी होगी। उसके बाद एक छोटा सा मुशायरा है जो हमारे मुकामी शौरा पढ़ेंगे, फिर हम मुशायरा शुरू करेंगे। अब तमीदी जुमले के लिए जावेद साहब बोलने उससे पहले मैं एडवोकेट ज़ुबैर आज़मी, डायरेक्टर उर्दू मरकज़ को बुलाऊंगा और वो आपको ये बताएंगे कि हमने इस प्रोग्राम का उन्वान, इस फेस्टिवल का भिंडी बाज़ार क्यों रखा। ये खुद हमारे यहाँ बड़ी डिस्कशन पे बात रही कि फेस्टिवल के कई नाम होते हैं कि भिंडी बाज़ार उर्दू फेस्टिवल क्यों है और हमने क्यों रखा, पहली बात। और दूसरी बात, जब उरूज इन्हीं गलियों से हासिल कर पाया तो हमने भिंडी बाज़ार उर्दू फेस्टिवल क्यों रखा। साउथ बॉम्बे से, जिसको हम लोग जनूबी मुंबई कहते हैं, इससे उर्दू वालों का क्या रिश्ता है। तमीज़ी गुफ्तगू के लिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर एडवोकेट ज़ुबैर आज़मी आए और वो आपके सामने अपनी बात रखें। जावेद भैया ने सिर्फ ये कहा कि भाई एकदम इजी, कोई फॉर्मलिज्म नहीं। तो सईद खान साहब ने ये कहा कि भाई अचानक जो है, जावेद में 2013 में ये बात हुई। एक दिन हम लोग आपस में बैठे थे कि भाई जिस तरह काला घोड़ा फेस्टिवल होता है, दुबई फेस्टिवल होता है, तो क्यों ना भिंडी बाज़ार फेस्टिवल किया जाए। तो ठीक है बोला, लेकिन बाद में कहा कि भाई करेंगे क्या इसमें। तो बोला कुछ नहीं, मतलब ये देखिए ऐसा है कि चाहे वो अवामी अदारा हो मोमिनपुरे का, जो हम अपनी ज़बान में काला पानी कहते हैं, जहाँ पे कम्युनिस्टों का और प्रोग्रेसिव राइटर्स का मतलब एक ज़माने में पूरा गढ़ था, मदनपुरा। और ख़ास बात ये जावेद भाई कि जहाँ हमारा घर है उस बिल्डिंग का नाम है सूरत वाली बिल्डिंग। फिल्मों में तलवार और जितनी वो सारी चीज़ें जाती थी, तेल वगैरह, वो वहीं से जाती थी, तो सूरत के थे वो। तो सामने जो है वो शिप्रा का तबेला था और कम्युनिस्ट पार्टी की जो मदनपुरा
मोमिनपुरा की जो वार्ड थी उसकी ऑफिस थी। कॉमरेड जब्बार साहब जो है हमारी ऑफिस के ऊपर रहा करते थे। हमारे घर के सामने कॉमरेड पीर मोहम्मद साहब रहा करते थे। कॉमरेड सादिक भाई जो कि भारतीय रिवर्स के थे, वहाँ कैफी साहब जो है वो अक्सर आते थे, मतलब वो कभी भी मूड होता था तो उस ज़माने में मेरे ख्याल से कैशेट थे। लेकिन जहाँ भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एक्साइज ड्यूटी या कोई भी टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है वो लेवी करते थे, उसके लिए फाइट करने के लिए एक लेबर लीडर थे सैम्यूल, कॉमरेड सैम्यूल अगस्टिन साहब। आज भी मुझे उनका नाम याद है। तो सारे अच्छा, हम तो ये समझते थे कि जितने भी कॉमरेड्स हैं उनको इस्मत आपा ने जो है वो कहा कि भाई मुझको पार्टी ने जो है उस ज़माने में मदनपुरे में जाके काम करो, तो वो जाके काम किया उन्होंने। तो 7 या 8 साल की आके खेलती थी, कैफी साहब के साथ में आती थी। वो चाल अभी भी है, अभी रीडेवलपमेंट में नहीं गई है, ये भी है। अच्छा, हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो है ये फेस्टिवल आने से पहले थोड़ा सा वार्म अप के लिए जो है हम लोगों ने अलाउद्दीन साबिर साहब के लिए एक जो है शेरी वो नशिस्त रखी थी। तो इनकलाब से आपने जो है एक कॉलेज के बीए के मतलब स्टूडेंट के साथ में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो हमने वहाँ शूट की है। तो उसमें बाकायदा उन्होंने कई मतलब मेरे कैरेक्टर दिए, मुझे वो जहाँ सनक्तर का बोलो दिया था उसने। तो कमरा मतलब मेरा अभी भी है, बल्कि वो बेंच भी करीम साहब का ये कहना है कि वो अख्तर साहब जो उस पर बैठा करते थे। बहरहाल वो रूम शायद मेरे ख्याल से बिक गया है, और हम लोगों ने सोहेल और मतलब हम लोग की अभी भी ख्वाहिश है कि उसको मना के ज़ेर-ए-लब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है ज़ेर-ए-लब जो है पढ़ा जाएगा, ये हमारा मतलब ख्वाब है। तो बहुत मैंने रिसर्च किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना भी जो है वहीं बैठ के चाय पिया करते थे उसी टेबल पे। जावेद साहब ने पिछले साल ये कहा कि इसके अलावा मेरा जीना से कोई रिश्ता नहीं। तो बहरकैफ कहने का मतलब है आज जो है वो गुफ्तगू होगी। तमहीद मतलब इसके लिए बानी थी कि मदनपुरा, नागपाड़ा, ये सारे लोग जो है, हाँ लता जी को जो मतलब उर्दू सिखाते थे उस्ताद जो है वो हमारे नागपाड़े पे जहाँ पे नादिरा जी रहती थी वर्सोवा स्ट्रीट में अल्ताफ हुसैन लुत्फ साहब जो है मतलब वो रहा करते थे, बदायूं की थे, वो शायरी करते थे। तो कहने का मतलब है आज की शाम जो है हमको जावेद साहब को सुनना है, और ये तमहीद मतलब इसके लिए कि हम चाहते हैं कि वो अपनी बात भी कहें और उनका ताल्लुक मदनपुरा, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद रोड, डोंगरी से जो भी है अदबी तौर से जो है वो आप हमें बताएं, हम सुनेंगे आपसे। शुक्रिया। हेलो, कोई बिना किसी तमीज़ के जी। मैं सबसे पहले जो है ज़ुबैर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और बहुत खैर मकदम जावेद अख्तर साहब का, आप सबका तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कोई सवाल मैं क्या पूछूँ जावेद साहब से। ऐसा है कि नाम जहन में नहीं आता, बल्कि एक क्रेडिट रोल के हिसाब से एक जुलूस की शक्ल में बहुत सारे नाम हमारे सामने आ जाते हैं। वो जानिसार अख्तर का नाम हो, सफ़िया अख्तर का नाम हो, मजाज नबी का नाम हो, मुस्तफ़ा खैराबादी का नाम हो, या द ग्रेट ग्रैंडफादर अल्लामा फजल खैराबादी का नाम हो। अल्लामा फजल खैराबादी वो शख्सियत जिन्हें गालिब ने अपना सारा कलाम दिया और उनसे ये कहा कि मेरे इस कलाम को आप एडिट करें, जो आपको बेहतर लगे कि ये शायान शान है उसे रखें, और जो आपको लगे कि ये नहीं रखना चाहिए उसे एडिट कर दें। इतना बड़ा काम गालिब जैसे शख्स ने, गालिब जैसे शायर ने, जो किसी शायर को गर्दानता नहीं, जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देने वाला शायर, उसने अल्लामा फजल खैराबादी साहब को अपना सारा कलाम सौंप दिया। और आज जो आप दुनिया में इतना पतला सा जो ये दीवान गालिब देखते हैं, ये अल्लामा फजल खैराबादी का एडिट किया। बहरहाल ये एक तरह का लीनियज हमारे सामने आता है, जो जिसका अदबी मंजरनामा, जिसका इनकलाबी मंजरनामा, जिनके ताल्लुकात तरक्की पसंद तहरीक से रहे, मुख्तलिफ एराज जो गालिब से होते हुए आज हम तक पहुँचे हैं, जिसमें बहुत सारे अदबी
رجحانات بدلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور جو سلسلہ جاوید اختر صاحب تک دراز ہو جاتا ہے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ جاوید صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. ظاہر ہے کہ تعلیم بنتی ہے زبردست. اور جیسے کہ انہوں نے فرمائش کی کہ بھنڈی بازار سے یا مدن پورے سے یا اس علاقے سے جہاں پر مجدو صاحب، کیفی صاحب، اختر صاحب، سعادت حسن منٹو اور ایک تحریک جو تھی ترقی پسند تحریک کی، اسی نواح میں وہ پنپی اور یہاں اس کے بہت سے جلسے جلوس ہوتے رہے ہیں. اس کے تعلق سے یا کسی اور اینگل سے آپ کو وضاحت فرمانا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں پلیز. وہ ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. یہ مصرع اصل میں اردو کے لیے کہا جانا چاہیے تھا. تمام حکومتیں جو آئی گئی ان کی تمام ستم آرائیوں کے باوجود اور ان کے ایک سوتیلا سلوک اردو کے ساتھ رہا. یہاں تو مہاراشٹر میں پھر بھی بہت غنیمت ہے سچویشن. یہاں تو بہت سے اردو اسکول ہیں، اردو پڑھائی جاتی ہے کالجز میں بھی. لیکن ہندوستان کے خصوصاً ان علاقوں میں جہاں کی زبان تھی اردو، وہاں اس کے ساتھ جو سلوک کیا آپ سب جانتے ہیں. لیکن چونکہ یہ عوام کی زبان ہے تو سخت جان ہے. نہ عوام مرتے ہیں نہ اردو مرتی، وہ ہر حال میں جی لیتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اردو کے نام لیوا اور اردو سے محبت کرنے والے ایسے ہیں. محبت تو ہم لوگ سب کرتے ہیں، تکلیف کم لوگ اٹھاتے ہیں. تو میں مبارکباد دوں گا آپ کو زبیر صاحب کہ آپ یہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور یہ کام جو آپ کر رہے ہیں بہت بڑا ہے. اور اس کا نام جو ہے وہ بہت مناسب نام ہے. بھنڈی بازار اردو فیسٹیول جو ہے بہت اچھا. اور بھی اس طرح کی جو باتیں ہوں وہ بھنڈی بازار کے نام سے ہونی چاہیے. جو لوگ شاید کبھی بھنڈی بازار آئے بھی نہیں ہیں ان کی رائے بھنڈی بازار کے بارے میں جو ہے وہ بھنڈی بازار سے بالکل مختلف ہے. وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے بھنڈی بازار کے بارے میں. تو اس طرح کے فیسٹیولز ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ علاقہ بھی وہ عزت پائے گا جس کا وہ مستحق ہے. اور جہاں تک کہ شعراء کی بات ہے، یقیناً وہ سعد صاحب ہوں، کیفی صاحب ہوں، مجروح صاحب ہوں اور دوسرے شاعر جو یہاں ہیں، یہ سب مجھے اس علاقے میں یاد ہے. میں ان کے ساتھ یہاں آیا ہوں. اور ایک خاص طور جو ایک جگہ تھی جہاں بہت جمع ہوتے تھے، وہ پرنسس اسٹریٹ کے پاس وہ جو مکتبہ جامعہ تھا، وہ تو ایک اڈا ہی تھا شاعروں کا، ادیبوں کا اور عرب ادب سے محبت کرنے والوں کا. نہ جانے کتنے میں والد کے ساتھ بچپن میں بہت بار آیا ہوں وہاں. وہ تو اکثر یہیں آتے تھے، بلکہ وہ ذرا بہت معاملوں میں بڑے کمزور تھے. تو جب باندرا بھی چلے گئے تھے تو خط جب انہیں پوسٹ کرنا تھا تو یہیں آتے تھے، اس لیے کہ انہیں یہیں لیٹر باکس معلوم تھا. تو یہ حقیقت ہے. تو بس میں بیٹھ کے آتے تھے یہاں لیٹر پوسٹ کرنے کے لیے. تو ہمارا بڑا مطلب مجھے تو ورثے میں علاقہ ملا، میں تو رہا نہیں کبھی، لیکن یہ ہے بہرحال وراثت میں ہے. اور آرکیڈیا بلڈنگ جہاں ہے وہ بھی مجھے شاید میں 4-5 سال کی عمر میں کبھی آیا تھا وہاں. تو مجھے ساحل صاحب بھی یاد ہیں، مجروح صاحب، کیفی صاحب بھی یاد ہیں ان علاقوں میں. اور واقعی یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اردو کو سنبھال کے رکھا ہے اور بہت محفوظ رکھا ہے بری نظروں سے. تو بہت تعریف کی، عزت کی بات ہے. مطلب وہ فراز صاحب تو خیر تھوڑا مبالغہ آرائی بھی کرتے تھے، لیکن وہ ان کا مزاج ٹھوک کر بھی سکتے تھے، انہیں حق تھا، مجھے تو نہیں ہے. لیکن میں ان کا آپ کو ایک کوٹ سناؤں گا کہ انہوں نے کہا تھا ایک بار کہ وہ آدمی بڑا بدقسمت ہے کہ جو hindustan میں پیدا ہوا اور اس نے شامی کباب نہیں کھائے اور اردو شاعری نہیں پڑھی. تو واقعی میں بچوں سے کہتا ہوں، اب ہے کیا قصہ، مطلب میں دوسروں کیا کہوں، میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں. خیر اب وہ بچے تو نہیں رہے، اب تو بالغ لوگ ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، اپنے فیصلے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی بچپن میں ان کے کہ میں انہیں اردو پڑھاؤں، لیکن میں پڑھا نہیں سکا. اس کی 2 وجہ تھی. ایک تو یہ کہ ان کا بستہ ان کے وزن سے زیادہ تھا. وہ آتے تھے 4 بجے اسکول سے واپس، پھر 5:30 بجے ان کا ٹیچر آتا تھا
तो अब एक टीचर ये भी उर्दू का रखा मैंने, और वो ख़ास तौर से जो बेटा था उसने काफ़ी पढ़ना भी सीख लिया था, लेकिन ये कि वो हो नहीं पाया बहुत कोशिश के बावजूद। और उसमें गालिबन वजह ये थी कि उनकी माँ भी जो थी वो उर्दू से नहीं थी, वो तो अंग्रेज़ी या गुजराती ही जानती हैं, हनी ईरानी। तो ये माँ अगर ज़बान न जाने तो फिर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है किसी ज़बान को जानना। मादरी ज़बान ऐसी तो नहीं कहते ना, कोई वजह होगी। बाकी सब चीज़ों पे तो बापों ने कब्जा किया हुआ है, तो क्या वजह है कि इसे मादरी ज़बान कहते हैं, पितरी ज़बान नहीं कहते। तो बहरहाल तो मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो माएँ बैठी हैं वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, भले उनका बच्चा ऐसे स्कूल में जा रहा हो जहाँ हर चीज़ अंग्रेज़ी में पढ़ी जाती है। अंग्रेज़ी हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उर्दू सिखा के खुश न हो जाइएगा। उर्दू हमारे तहज़ीब, हमारे तसलसल, हमारे अक़दार और हमारी जमालियात के लिए ज़रूरी है। हमारी जड़ें हैं, लेकिन पेड़ सिर्फ जड़ नहीं होता, उसमें शाखें भी चाहिए जो दूर दूर फैले, वो बग़ैर अंग्रेज़ी के नहीं हो पाती। तो हमको दोनों चीज़ें चाहिए, अपनी मादरी ज़बान भी और ये ज़बान जो दुनिया की ज़बान है। तो आप अगर आपका बच्चा उर्दू जानता है और अंग्रेज़ी में कमज़ोर है तो आप उसे अंग्रेज़ी ठीक कराइए, और अगर उर्दू पढ़ रहा है, उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, तो फिर आप देखिए कि उसके पास टीचर हो या फैसिलिटी किसी भी तरह से उसको अंग्रेज़ी बोलना पढ़ना आना चाहिए। ये हमारा बच्चों का मल्टीलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जड़ भी चाहिए और शाखें भी। शाखें हमें अंग्रेज़ी देगी, दुनिया का इल्म, दुनिया का उर्दू में आज भी हम न्यूरो साइंटिस्ट तो नहीं बन सकते, हम सर्जन नहीं बन सकते उर्दू सिर्फ पढ़ के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ी में ही हमें मैसर होंगी, तो वो भी ज़रूरी है। और उर्दू के बगैर आपकी शनाख्ती नहीं बनती है, आपकी अपनी शनाख्त भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। और वाकई बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो मतलब उनके पास रखी है उर्दू शायरी और वो नहीं जानते क्या है। इसलिए कि मैं तो अंग्रेज़ी में ऑनर्स, BA ऑनर्स मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया। मैं पूरे यकीन से आपसे कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ी के जो बड़े बड़े शायर आपने शैली, कीट्स वगैरह जिनका नाम सुना, ये उर्दू के दूसरे दर्जे के शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आप वो अदब जो है मीर गालिब सौदा नहीं पेश कर सकता, वो हमारे ही पास है। तो बहुत बहुत आप सबको मुबारक, और ख़ासतौर से जो मुंतज़मीन हैं उनको भी कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, और ये करते रहिए और इसका पैमाना बढ़ाते रहिए, ऐसा हो कि और मैं कुछ शोज़ करता रहता हूँ जिसमें मुझे नॉन उर्दू कॉलेज में नॉन मुस्लिम भी होते हैं, और ऐसा लगता है कि मुसलमानों की ज़बान रही है, लेकिन नॉन मुस्लिम उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन वो शायरी सुनने के लिए आते हैं, वो प्लेस देखने के लिए आते हैं जिसमें उर्दू के बड़े अल्फाज होते हैं, सब कुछ है। तो उर्दू की इस मौजूदा मंजरनामे के ताल्लुक से आप देखिए, न सिर्फ ये कि लोग सुनने आते हैं, मैं तो अभी परसों दिल्ली में था, IIC जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, उसमें कई बार मैं जा चुका हूँ जो उर्दू के आसपास के ही मौज़ूआत पे जिनका ताल्लुक बड़ा नाम बदल लेते हैं, बात तो उर्दू की हो रही होती है। मतलब मैं जितनी बार गया हूँ वहाँ बैठने की जगह नहीं होती, यहाँ तो फिर भी नीचे है थोड़ी सी बैठने की जगह, वहाँ नहीं होती, चौका ब्लॉक, और लोग खड़े होकर 2 घंटे का प्रोग्राम सुनते हैं उर्दू के बारे में। तो अब परसों हमारी टॉक थी, 2 घंटे चली, मैं था और एक है अपना सैफ महमूद साहब, बड़े ब्राइट आदमी हैं, उर्दू बहुत अच्छी उर्दू शायरी पे गहरी नज़र है, लॉयर हैं, और ज़्यादातर एक लंदन में रहते हैं, वो वहाँ अपनी वकालत करते हैं, यहाँ भी आके कर लेते हैं। तो वो थे, और गुफ्तगू ये थी कि उर्दू सौदा और मीर के ज़माने से अब तक कितनी तब्दील हुई है, उसमें जो तब्दीलियाँ आई हैं वो क्या हैं और क्यों हैं।
اب بتائیے یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر جو ہے جو لوگ جن کی مادری زبان نہیں ہے وہ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو اس میں جادو ہے اس زبان میں. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے زور سے چلائیے اردو تو لوگ جواب کریں گے کہ یہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کا یہ جادو ہے. اور یہ حکومتیں نہ زبان بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں، یہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ میں تو یہ سوچوں گا کہ عذاب دے رہے ہیں، میں کچھ اور کیوں سوچوں. تو یہ اردو سے دلچسپی ایک عجیب بات ہے کہ بڑھ رہی ہے. حکومتوں کے نوٹس آتے ہیں پولیس کے ذریعہ اور عدالتوں کے ذریعہ کہ یہ الفاظ مت استعمال کیجیے، انہیں نکال دیجیے، اور عوام جو ہے اس میں ان الفاظ سے دلچسپی بڑھ رہی ہے. یہ کنٹراسٹ دیکھیے، تضاد دیکھیے. اور نہ صرف یہ کہ لوگ سننے آتے ہیں، بہت سے غیر مسلم بچے بڑے ہو کے 25 سال 26 سال 27 سال 30 سال کی عمر میں انہوں نے اردو پڑھی ہے اور سیکھی ہے اور شاعری کرتے ہیں. ایک لڑکا، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، یہ بتائیے کسی ایسے لڑکے کا یا کسی ایسے انسان کا شعر لگتا ہے جس نے گرون اپ ہو کے سن بلوغیت میں اردو سیکھی ہو کہ دانش مندوں رستہ دکھلا سکتے ہو، دانش مندوں رستہ دکھلا سکتے ہو، دیوانہ ہوں ویرانے تک جانا ہے. اب دیکھیں ایسے ایسے شعر، ایسی پوئٹری لکھی جا رہی ہے، اور یہ وہ نوجوان بچے ہیں جنہوں نے اردو اپنی مرضی سے بڑے ہو کے خود سیکھی. ضروری کیا ہے کہ ہم زبیر صاحب وہ ایک ہے نا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے. تو یہ فرق ہے مجھ میں ان میں، یہ کام کرتے ہیں، ہم سے باتیں ہی کرتے ہیں. تو آپ ایسے جو ہے جو ایسے جو کاسموپولیٹن علاقے ہیں ممبئی کے، وہ باندرا ہو، وہ چرچ گیٹ کے آس پاس کی جگہ ہو، کولابا کی، جہاں پر اگر آپ ویکلی 2 کلاسز یا 3 کلاسز کا انتظام کریں ایسے وقت میں جہاں باروزگار لوگ یا خواتین آ سکیں اور وہ سیکھیں، آپ یقین کیجیے گا کہ آپ کو مشکل ہو جائے گی اتنے اسٹوڈنٹ ملے گا. یہ کروائیے اس لیے کہ لوگوں میں دلچسپی. آج اردو کا کوئی مجموعہ جب دیوناگری یا ناگری کہنا چاہیے اسے، اس میں چھپتا ہے تو اس کے جتنے ایڈیشن ہوتے ہیں اردو کو کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوتی ہے، کیونکہ اسکرپٹ سے واقف نہیں لوگ. جہاں انہیں ایک فیملیئر اسکرپٹ میں اردو شاعری ملی وہ تو دیوانے ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر اردو اسکرپٹ جو ہے سیکھنا اتنا مشکل بات ہے نہیں، 10 سے 15 دن میں آ جاتی ہے. کوئی زبان سیکھنے میں جو سب سے زیادہ مشکل بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی گرامر. لوگوں کو گرامر تو سیکھنی نہیں. ہر وہ انسان جو ہندی بول لیتا ہے وہ اسی گرامر میں بول رہا ہے جس گرامر میں اردو ہے. ہمارے یہاں تو عجیب دلچسپ سچویشن ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو لوگ سمجھ رہے ہیں ہندی بول رہا ہے، جب سمجھ میں آنا بند ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اردو ہے. جب تک سمجھ میں آ رہی ہے تب تک ہندی ہے. تو یہ اگر اس طرح کے آپ انسٹیٹیوشن 2-3 بمبئی کے مختلف علاقوں میں کھولے، آپ ذرا ان کی کامیابی دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ آپ ہی جیسے لوگ کر سکتے ہیں جو کرتے ہیں کام. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ ریختہ وغیرہ جو جگہ جگہ فیسٹیول کرتے ہیں، دوسرے فیسٹیولز ہوتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر، تو ان فیسٹیولز کے توسط سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو زبان کے لیے کیا اور کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہی دیکھ لیجئے کہ یہ جو ریختہ ہے اس کی جو سائٹ ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اردو سائٹ ہے. آج اس میں اس سائٹ کے لیے 200 سے زیادہ آدمی کام کر رہے ہیں، ملازم ہیں 200 سے زیادہ. اور یہ کس نے کی ہے؟ وہی ایک ایسے انسان نے جس نے بڑے ہو کے اردو سے اچھی لگتی تھی سننے میں تو اس نے اردو پڑھی اور سیکھی، اور آج نہایت ہی شستہ اردو میں سنجیو سرار صاحب تقریر اور گفتگو کرتے ہیں. سنجیو سرار بزنس مین ہیں، نہایت کامیاب بزنس مین ہیں، اور انہوں نے یہ شروع کیا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سائٹ ہے. اور وہ ایسا کیا کہ جو لوگ اردو اسکرپٹ نہیں بھی پڑھ سکتے
ان کے لیے دیوناگری میں وہی سب کچھ میسر ہے کہ وہ دیکھ لیں. ایک مصرع ہم بھول جائیں کسی بھی شعر کا تو چلے جائیے اب اس سائڈ پہ آپ کو مل جائے گا مصرع اولا یا مصرع ثانی. تو کتنی انہوں نے کی. دلی میں جو ان کا ہوتا ہے تو 3 دن کے اندر کم سے کم 3 لاکھ آدمی آتے ہیں. اور اتنا بڑا ہو گیا ہے, اتنا بڑا ہو گیا ہے. اور ابھی انہوں نے دبئی میں, لندن میں کیا تھا, میں جا نہیں سکا, کچھ میرے دوسرے کام تھے, لیکن دبئی میں انہوں نے بھی کیا 2 دن کا, نہایت ہی کامیاب. مطلب انہوں نے ایک بڑا سا اسٹیڈیم جیسی جگہ لے لی تھی اور وہ بھرا ہوتا تھا. تو وہاں ہم نے بھی جا کے کچھ کام کیے, باتیں کی, بہت اچھا. تو اب یہ دیکھیے کہ اردو کے چاہنے والے آپ کو کہاں کہاں مل جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو ابھی وہ نیو یارک میں بھی کرنا چاہتے ہیں, ایک برانچ کھولنا چاہتے ہیں اس کی ریختہ کی. تو وہ دونی راج چوپڑی ترقی کر رہا ہے. ایک ایسے آدمی کی یہ کاوش ہے جس کی مادری زبان اردو ہے. سر آپ نے فلمیں لکھی, نغمے لکھے, شعر کہے, کیا آسان لگتا ہے آپ کو فلموں میں اردو کا استعمال اس طرح سے یا شاعری میں؟ دیکھیے یہ ہندوستانی آپ کہیں اسے جس کا جھکاؤ اردو کی طرف ہے. ایک زبان تھی ہندوستانی جس کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کا کانٹا جو ہے وہ 12 پہ نہیں ہے, 2 پہ ہے. تو ہاں جھکاؤ ہوگا تو وہ اس میں اردو کی چاشنی اور اس کی شائستگی زیادہ ہوتی ہے. آپ جو گانے بھی سنیں گے, مطلب ان گانوں کا ذکر کر رہا ہوں جن میں الفاظ ہوا کرتے تھے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اردو کا زیادہ جھکاؤ ہے. اردو شاعری کی ٹریڈیشن بھی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ گانوں پہ اگر اثر انداز ہوئی تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی جو شروع میں ہوئے تھے گیت وہ بڑے دلچسپ تھے. جھڑتے ہیں پھول پھاگن کے مہینے میں. اب یہ تو زبان دیکھو ایک سادہ ہندی زبان ہوئی. اگلا مصرع, میں تم سے جدا ہوتا ہوں ایک درد لیے سینے میں. اب یہ غزل کا مصرع. تو یہ ملی جلی سی زبان ہے. مثال کے طور پہ میں اگر ڈائلاگ لکھ رہا ہوں تو میں حقوق نہیں لکھوں گا. میرے حقوق ساؤنڈ ذرا مشکل ہوتی ہے تو میں اس کی جگہ میرے ادھیکار لکھوں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ایک بہت بڑی آوشکتا آ گئی ہے, میں لکھوں گا مجھے ضرورت پڑ گئی. تو ایسے ہم الفاظ چنتے ہیں لیکن اردو کے الفاظ زیادہ آ جاتے ہیں, وہ انہیں آنا بھی چاہیے. تو یہ ہے زبان, یہی زبان رہے گی. میں کبھی کبھی ایک مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو, وہ کبھی بہت سے لوگ اسے مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, انہیں نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اردو ڈپارٹمنٹس ہیں, اردو کالجز ہیں, اردو اسکول ہیں, وہاں جیسے اردو پڑھائی جا رہی پڑھائی جاتی رہے. اور بلکہ حکومت کا فرض ہے کہ تھوڑی سی اس کی اور سرپرستی کرے, اس کی مدد کرے. کچھ ہندی کلاسز ہیں, ہندی اسکول ہیں جہاں ہندی پڑھائی جاتی ہے, ہندی ساہتیہ پڑھایا جاتا ہے, وہ بھی رہے اپنی طرح. یہ بھی اپنا کام کرتے رہیں, وہ بھی اپنا کام. ہم ایک تیسرا کام کریں تو حرج کیا ہے. ہم ایک نام رکھیں ہندوستانی, اور اس میں اردو کا بہترین ادب اور ہندی کا بہترین ادب ایک ساتھ کر کے ایک لغت بنائیں جس میں دونوں زبانوں کے جو الفاظ ہیں اچھے وہ جمع کر کے ایک لغت ہو ہندوستانی کی. اور وہ ہم ایک تیسرا فرنٹ کھولے. ایک وقت آیا تھا جب اردو نے کہا تھا کہ اردو کو اپنی اسکرپٹ چینج کر دینی چاہیے. بھائی کیوں چینج کر دینی چاہیے؟ ہماری یہ اسکرپٹ ہے, ہم یہی لکھتے ہیں. ہم اگر توئے سے دو توئے نہیں ہوں گے تو ہمیں ہرے ہی نہیں لگے گا, نہ اس کی چون دکھائی دے گی. تو وہ رہنے دیجیے. آپ جس کو نستعلیق سے محبت ہے اور بالکل جائز ہے اور پورا اس کا حق ہے وہ رہے. یہ نہیں کہ اس کی اسکرپٹ چینج کر دی نہیں. وہ اگر یہ دیوناگری میں لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں. یہ ہندی, مگر یہ جو ہندوستانی ہے جس میں ہندی اردو ہم دونوں شامل کریں, وہ ڈپارٹمنٹ دونوں کے چلنے دو, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ دیوناگری میں. اور دیوناگری اس لیے نہیں کہ میرے دیوناگری سے کوئی جذباتی رشتہ بھی, میرے جذباتی رشتہ تو اردو سے. میرا تو اگر کوئی عقیدہ ہے, کوئی فیتھ ہے تو اردو ہے.
अभी भी वही लिखता हूँ बस। लेकिन मुझे ये बात पता है कि ये जो एक स्क्रिप्ट है, दुनिया की जो स्क्रिप्ट मैं जानता हूँ, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, इटालियन हो, अंग्रेज़ी हो, ये एक स्क्रिप्ट है, ये नागरी, जिसमें एग्जैक्टली बिल्कुल वही लिखा होता है जो पढ़ा जाता है, और वही पढ़ सकते हैं आप जो लिखा है, उसमें किसी मुगालते की गुंजाइश ही नहीं, कोई शक नहीं। तो लिहाजा ये स्क्रिप्ट जो है हिंदुस्तानी की रखी जाए तो कोई हरज नहीं है, इसलिए कि दोनों ज़बानों के अल्फाज जब एक जगह आएंगे तो जो एक ज़बान से या दूसरी ज़बान से नाशना है वो मिसप्रोनाउंस भी जो करते ही रहते हैं। मैं तो परेशान हो चुका हूँ, मतलब ये बवाल सुन सुन के एक नया बवाल हो गया। अच्छा, और वो बावजूद इसके, तो ये सब अगर हम सही तरह से करें तो नहीं। अब उसमें एक बात, मिसाल में तो जाला बारी, तो ये जो जाला बारी का जा है ये उसमें नहीं, नागरी में, तो उसका इलाज है, और उसका इलाज हमें हमारे बुजुर्ग दे गए। मिसाल के तौर पे अरबी में चे नहीं है और पे नहीं है, मगर फारसी में तो दोनों साउंड है। अरबी से सारे हुरूफ फारसी ने ले लिए, उससे पहले अरब तसल्लुत से पहले इनकी स्क्रिप्ट कुछ और थी जो आज भी पारसियों के पास है। मगर जब इन्होंने अरबी के हुरूफ ले लिए तो उन्होंने देखा इसमें तो पे नहीं है और इसमें तो चे नहीं है। हमारे यहाँ तो चमन होता है, हमारे यहाँ तो लोग पामाल भी हो जाते हैं, तो भाई ये पे और चे का क्या करें? तो उन्होंने क्या किया कि बे में 2 नुक्ते और बढ़ा दिए तो पे हो गया, और जीम में 2 नुक्ते बढ़ा दिए तो चे हो गया। तो हम जा का भी इलाज कर सकते हैं, जहाँ 1 नुक्ता जब हम जा पे लगाते हैं तो जा हो जाता है, 2 नुक्ते लगा देंगे तो जा हो जाएगा, वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन एक पूरी जबान बनाई जाए जिसमें दोनों जबानों की बेहतरीन शायरी और बेहतरीन नस्ल मौजूद हो, दोनों लोग जो है, इसलिए कि अजीब जबान है, ऐसी 2 जबानें दुनिया में नहीं है। दुनिया में आपने कभी सुना है 2 जबानों की ग्रामर एक हो? हिंदी और उर्दू की ग्रामर जिसे आप सिंटैक्स कहते हैं। अच्छा, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में अभी भी बहुत लोग हैं जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। तो जब वो आदमी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरा जाहिल मुस्तक जवाब देता है मैं घर जा रहा हूँ। खाना खाओगे, पानी पियोगे? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही। ये क्या है? ये उर्दू है कि हिंदी है? क्या है? अब वो अगर इधर से लिखेगा तो हिंदी हो जाएगी, इधर से लिखेगा तो उर्दू हो जाएगी, इधर से पढ़ेगा तो उर्दू हो जाएगी, उधर से पढ़ेगा तो हिंदी हो जाएगी। लेकिन जब दोनों रस्मुल ख़त से वाकिफ़ ही नहीं है, वो तो मतलब जाहिल है, तो क्या बोल रहा है? ये हिंदी की उर्दू, हकीकत ये दोनों, ये दुनिया में कोई ऐसी ज़बान नहीं। अच्छा, मैं जाता हूँ अमेरिका, मैं जाता हूँ दुबई, इंग्लैंड, तो वहाँ बहुत पाकिस्तानी मिलते हैं हमको, और बहुत ही मतलब मजबूर होकर एक बात मुझसे कहते हैं, साहब एक बात तो आप लोग की मानी पड़ेगी, आपके मुल्क में उर्दू फिल्में बड़ी अच्छी बनती हैं। और ये भी सवाल किसी ने मुझसे किया था कि अच्छा साहब आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, एक बात बताइए, उर्दू में कोई ऐसा गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो मैंने कहा जी उर्दू का ही है, ये पहली बार उसे पता चला। तो ये जो किस्से हैं, इससे ऐसा लगता है कि इनको एक साथ कहीं यूज करना है। कुछ लोगों को बेपनाह मोहब्बत कुछ नहीं सुनना चाहते इस बारे में, वो उर्दू वैसे ही रखते हैं और रहे, बल्कि तरक्की करें, भले पूरे। जिन लोगों को हिंदी दिनकर पढ़ना, गालिब नहीं पढ़ना, ना पढ़े, लेकिन जिन लोगों को दोनों पढ़ना है और दोनों ज़बानों का बेहतरीन अदब को जानना चाहते हैं, उनके लिए हिंदुस्तानी एक लफ्ज़ जो हम भूल गए, उसे दोबारा जिंदा करना चाहिए। मैं ज़ुबैर आज़मी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अधिक पे शक नहीं है, लेकिन किसी की समझ पे शक भी है। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी उलझी हुई बात यहाँ क्यों करें, मगर खैर। चूँकि बात
उर्दू की चल रही थी, तो हमने ये देखा कि जावेद साहब की सारी बातें सराखों पे वो भी होना चाहिए। हम लोगों ने कुछ साल पहले एक मुहिम शुरू की थी, सरफराज हैं यहाँ पे और लोग ही हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज भी जो निसाब है, सिलेबस है, 100 मार्क्स की इंग्लिश, 100 मार्क्स की मराठी, और जो 3rd हिंदी है वो हायर लेवल की हिंदी है। सबको पता है, हमारी मतलब बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने बल्कि ये मतलब एक्सपेरिमेंट जो है वो अंजुमन इस्लाम ने कई साल पहले शुरू किया, और उनकी स्कूलों में ये चीज़ शुरू भी हो गई कि जो 3rd लैंग्वेज हायर लेवल की हिंदी है, उसको यहाँ की एक बहुत पहले एजुकेशन सेक्रेटरी थी, उसने GR निकाल के, सर्कुलर निकाल के, आपकी ICSE में भी है, मोरली पर्यटन में भी है, तो उसमें ये कि 100 मार्क्स में जिसमें हमारे बच्चे जो दे जस्ट मैनेज टू पास, मतलब वो रात भर पढ़ के 35 मार्क्स हिंदी में मिलती है ताकि वो हो जाए। नए सर्कुलर में ये आया है कि आप लोअर लेवल हिंदी 50 मार्क्स की आप ले सकते हैं, और अपनी मादरी ज़बान, यानी अगर मेरी मादरी ज़बान उर्दू है तो मैं हिंदी उर्दू कॉम्बिनेशन लोअर लेवल की हिंदी 50 और उर्दू जो है वो 50 लेवल, मतलब 50 की ले सकता हूँ मैं, जिससे जज्बाती बात नहीं, जिसपे एकेडमिक तौर पे जो है मेरा SSC में एग्रीगेट जो है बढ़ेगा। अच्छा, इसमें खास बात तो ये जावेद भाई कि हमने जो यहाँ के जो मतलब मेरी कॉन्वेंट मतलब बोर्ड है, उनसे हमने 2 मतलब मीटिंगें की, और हमारी मीटिंग से पहले वहाँ के जो फादर थे ग्रेगरी लोबो, आज तक मुझे याद है, वो तो आए बोले मिस्टर आदमी जेंटलमैन, आप में तो बहुत अच्छी बात है, और हमने पूरी मतलब स्टडी की है, मैं मदनपुरे में ही पैदा हुआ है, फादर ग्रेगरी लोबो ने मुझसे कहा, लेकिन पहले आप ये पूछिए कि आपके पेरेंट्स तैयार होंगे क्या ये कॉम्बिनेशन में। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। हम बोले हमारी तरफ से मतलब कॉन्वेंट बोर्ड्स पे कोई एतराज़ नहीं अगर ये हो। हमने कहा कि हम तो टीचर भी आपको देंगे। अच्छा, उसमें ये भी है कि 6ठी से लेकर 10वीं तक, यानी कि 6 साल तक का ये मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा, और उसमें अगर एक क्लास में अगर मान लो 4 डिवीजन है ABCD 6ठी में, अगर 20 बच्चे अगर ये लिख के दे मैनेजमेंट को कि हमको ये कॉम्बिनेशन, मतलब कौन सा, 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स की उर्दू। अच्छा, जिसमें अगर किसकी मादरी ज़बान गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, वो भी ऑप्शन कर सकता है उनके इसमें भरा। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे पेरेंट्स बोले जुबैर भाई 3 सब्जेक्ट में तो बच्चा थक जाता है, आप उर्दू क्यों डाल रहे हैं। तो इस पर जो है आप लोगों को गौर करना है, और इस पर इस मुहिम को देखिए, हम तो जो है मतलब NCPOL में मैंने डिप्लोमा किया है उर्दू के लिए, कई लोग पढ़ते हैं, पहले जो है वो 150 लोग आते हैं, अच्छी बात है, नॉन मतलब उर्दू वाले, लेकिन बाद में वो जाते जाते हैं ना 20 लोग हो जाते हैं, 15 लोग हो जाते हैं। जब तक उर्दू को आप जो है वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं डालेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ये मेरा एक मतलब ऑब्जर्वेशन था जावेद भाई, क्योंकि बात इस मतलब इससे मुंसलिक थी इसके लिए। जी सोहेल साहब। हाँ जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मुझे इस बात में कोई शक और कोई तरद्दुद नहीं है कि इतनी टेक्निकल बात आपकी समझ में आ चुकी, जैसा कि उन्होंने कहा था, और अच्छी बातें कही। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके दिलों में कोई सवाल है जो जावेद साहब से पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछें, ताकि एक कॉन्वर्जेशन, एक गुफ्तगू की फ़ज़ा कायम हो जाए। है कोई सवाल ही? जी साहब। अरे बैठ के पूछिए, इधर ही बैठ के। जावेद साहब, मैं ये सवाल आपसे, हिंदी को इस तरह से घुसाने की कोशिश की है कि नाकाबिल बर्दाश्त तो वो है ही है, लेकिन कोई मिसाल देंगे? कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना, अभी प्रेम पत्र तो हिंदी में बस अब नाम है मोहब्बत होता ना, नाम है मेरा, नाम है मोहब्बत पढ़ के तो ज़रा ज़्यादा भारी पड़ जाता है। आप खुद ही सोचिए, वो नामा लफ्ज़ लोग नहीं समझते, या मेरा मोहब्बत का ख़त वो है नहीं कोई रस्म बोलने की। तो अच्छा, मैं आपके गीत अक्सर देखता हूँ, पढ़ता हूँ मैं। जी जी जी। उसमें मुझे ढूंढने से भी कोई लफ्ज़ ऐसा मुश्किल नहीं मिलता कि जो आपने सकील हिंदी में लिखा हो। अरे सर देखिए, अगर सकील पे है तो
میرے شوق خانہ خراب کو رہ گزر کی تھی. یہ ثقیل اردو نہیں ہے. آپ جو اردو والے آدھا اردو کے بچے شوق خانہ خراب کے معنی نہیں بتا پائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. اور جب تک زبان اب تو جو ہے فلمی گانے ان کی ذمہ داری میں لینے کو تیار نہیں. لیکن جہاں تک ساحر, مجروح, شکیل, شیلیندر, اب شیلیندر بھی بنیادی طور سے ہندی کے شاعر تھے. نیرج نے بھی کچھ گیت لکھے بنیادی طور سے ہندی کے شاعر تھے, مگر آپ ان کی زبان دیکھیے. میری قسمت کے خریدار اب تو اس طرح نہیں ہے کہ جو ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے لکھتے. دیکھیے ایک بات آپ کو یاد دلاؤں, جہاں پیسہ انوالو ہے نا وہاں اس قسم کے اصول کام نہیں کرتے. جو صحیح ہے بکے گا وہی استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ بڑی عزت دے رہے ہیں فلم والوں کو کہ صاحب یہ گھسا دیا وہ گھسا دیا. کچھ نہیں انہیں گھسانا, انہیں صرف گانا چلانا ہے. کیا بات ہے, صحیح بات جی. اور یہ زبان کبھی چلے وہ چلائیں گے. اور کوئی سوال ہے؟ یہ شوق خانہ خراب کون؟ ارے بھائی, جس گھڑی میری نگاہوں تو تیری جیت ہوئی وہ گھڑی میرے لیے عشق کی تمہید ہوئی. ذرا بتا دے آپ, ذرا یہ بچے کو کسی کو اٹھا کے بتاؤ بھائی اس کے معنی. یہ پیچھے پہنے ہوئے ان میں سے کسی کو اٹھا کے پوچھو. کہ بہت سے شعراء جو تھے وہ انہوں نے وہ نغمہ نگاری کی. مجروح صاحب, کیفی صاحب, جان نثار اختر صاحب کی چٹھی بھی میرے پاس آ کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم اختر صاحب, جان نثار اختر صاحب کے بارے میں بھی کچھ سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. تو کچھ اختر صاحب کے بارے میں بھی بتائیے اور کچھ ان لوگوں کی نغمہ نگاری شاعری کی تعلق. دیکھیے شریف لوگ گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. جی تو ان کی نغمہ نگاری کس طرح کی تھی اور ان سے آپ کا کافی ملنا جلنا رہا؟ حالانکہ جیسے مجروح صاحب ہیں, کیفی صاحب ہیں, اختر صاحب ہیں, ساحر ہیں, ان کی نغمہ نگاری یا شاعری کی تعلق سے آپ کچھ بتائیے گا کہ کیا ان کا؟ یہ دلچسپ بات ہے, آپ اچھا سوال کر رہے ہیں. ایک تو مجروح صاحب جو کہ ایک انتہائی کامیاب نغمہ نگار تھے, ان کے لہجے, ان کی زبان, ان کی ووکیبلری جو فلم میں تھی وہ کچھ اور تھی, اور جو ان کے ادبی کام میں تھی, کاوشوں میں تھی, وہ کچھ اور تھی. بالکل ان کا آپس میں کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. مجروح صاحب کی شاعری اور مجروح صاحب کی گیت کاری ایسا لگتا ہے دو مختلف انسانوں نے کی ہے. اس کے برعکس طاہر کی جو گیت کاری ہے وہ ان کی شاعری کا ہی ایکسٹینشن ہے. ان کا جو لہجہ ہے, ان کا جو الفاظ کا چناؤ ہے, جو کہنے کا انداز ہے, وہ وہی آپ کو تلخیاں میں ملے گا, وہی ان کے فلمی گیتوں میں ملے گا. بالکل ایک, بالکل ایک. جہاں تک میں کیفی صاحب کو بولوں گا, کیفی صاحب پہ ابھی ایک کتاب پچھلے دنوں میں چھپی ہے جس کا دیباچہ میں نے لکھا ہے. تو میں نے یہ میرا آبزرویشن ہے, صحیح ہو غلط ہو, کہ اگر میں جب کیفی صاحب کی نظمیں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ نظمیں نہ ہوتی تو یہ سنگ مرمر کے اور کاپر کے, برونز کے مجسمے ہوتے. اس لیے کہ ان کی نظموں میں ایک شکو, ایک طاقت کا احساس ہوتا ہے. اس میں ایک عجیب, ایک انگریزی میں بڑا اچھا لفظ ہے گریویٹاس, ایک بھاری بھرکم پن ہے, وہ ان کے گانوں میں بھی رہا. اب یہ گانے کی خوبی بھی ہے اور ایک مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ سانگ رائٹر جو فلم کا ہے اس کو ورسٹیلٹی چاہیے. اس کا صرف بہت اچھا شاعر ہونا کافی نہیں ہے. اچھی سچویشن میں اچھی شاعری کر دے گا, لیکن اسے کہیں للائی لکھنی ہے, لوری لکھنی ہے, کہیں مجرا لکھنا ہے, کہیں کسان کا گانا لکھنا ہے, کہیں مزدور کا اسٹریٹ پہ گھومتے ہوئے آوارہ لڑکے کا گیت لکھنا ہے, کہیں اسے شادی کا گانا لکھنا. اس کے پاس ووکیبلری ایسی اور لوچ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی, کہیں اسے جانی واکر یا بہبود کا گانا لکھنا پڑے گا جس میں کس طرح کی فنی لینگویجز استعمال کرے. وہ میں سمجھتا ہوں کیفی صاحب کا مزاج نہیں تھا بنیادی طور سے. اچھا, اور اس نے ان کے گانوں کو ایک شکو بھی دی, ایک بھاری بھرکم پن, اور ان کے کاغذ کے پھول کے گیت ہوں, ان کے انوپما کے گانے ہوں, ان کے جو گیت انہوں نے دوسری فلموں میں, جو بھی فلمیں آپ دیکھیں گے تو اس میں ان کے گیت میں بھاری بھرکم پن ہے.
मजरूर साहब इस मामले में ज़रा ज़्यादा लोच रखते थे, वो कहीं भी चले जाते थे। साहिर का एक अपना जो उनकी अपनी शायरी थी, उसी तरह की उनकी वो थी। मैं अख्तर साहब के बारे में कहूँगा, मैंने 2-3 ही बातें मुझे ऐसी उनकी लगी जो दिल को लग गई और मैं याद रखता हूँ, वरना लोग तो वालिदैन की हर बात मान जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है और आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल है। ये सही बात है और ये मैंने इस बात को याद रखा। हम लोग का किस्सा ये है कि अक्सर तो जो लोग उर्दू बोलते हैं और ख़ास तौर से माइक पे खड़े होके, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पूरा यकीन है कि अगर मेरी बात लोग समझ गए तो नहीं मानेंगे, इसलिए मैं ऐसी ज़बान इस्तेमाल करूँ जो किसी की समझ में ना आए। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है सामयिक से। तो ज़बान भाई ऐसी इस्तेमाल करो, बात ऐसे कहो, दूसरों तक पहुँचे, माने ना माने दूसरी बात है, पहुँचे तो एक। दूसरे ये कि आप एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुई है और आपको मालूम नहीं कि स्विच बोर्ड कहाँ है, तो आप दीवार टटोलेंगे और ढूंढेंगे स्विच बोर्ड को अंधेरे में। लेकिन अगर आपको मालूम है स्विच बोर्ड का है, एक उंगली से रोशनी कर देंगे। ऐसा ही आप सादा ज़बान तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका ख्याल बिल्कुल साफ हो आपके साथ, वरना बड़े बड़े अल्फाज जो हैं ये ऐसे होते हैं, पहाड़ से पत्थर लुढ़काया हुआ, उन पर काफ़ी काई लिपट गई होती है, तो अक्सर उसमें से वो माने भी निकल आते हैं जो आपको खुद भी नहीं पता था। तो सादा ज़बान बहुत ही साफ ख्याल के साथ ही इस्तेमाल की जा सकती है। सर, ये ज़बान के बारे में आप कह रहे हैं, लोग या उसका जो लिखने का अंदाज, जो मसनवी जैसा अंदाज, वो तो पूरी वो क्या है? फिल्म जो है वो मंजूम है, पूरी फिल्म। ये जैसे एक ज़माने में अल-अशर कश्मीरी के प्लेज होते थे, उनमें सीन के सीन और पूरे के पूरे जो डायलॉग थे वो मंजूम होते थे और बिल्कुल फ्लो में चलते थे। जैसे मुझे कुछ थोड़ा याद है अल-अशर कश्मीरी, तो मैं आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूर सुनूंगा। अच्छा, आगा अशर कश्मीरी भी याद है, इसलिए सुना, असली नियत है। तो बादशाह जो है वो एक गासिब है, गासिब हो जाते हैं बादशाह, आप तो जानते होंगे। तो वो तख्त पे बैठा है और जो असली बादशाह था उसे जंजीरों में बांध के दरबार में लाया गया। तो अब बादशाह और वो असली वाला बादशाह जो है, जो बेचारा आज कैदी है, उनके दरमियान डायलॉग, कहिए शहबाज ज़माना, आपने इस नाचीज़ को पहचाना? उसने जवाब दिया, पहचाना, पहचाना, क्यों नहीं पहचाना? शैतान को कौन नहीं जानता है, बल्कि हर एक पहचानता है। शक्ल सूरत देख ली, नाम रूनत देख ली, नाम पहले से सुना था, सूरत देख ली। मगरूर, तू जंजीरों में जकड़ा है, फिर भी अकड़ा है। सर से गुरूर मस्तदो मखमल नहीं गया, रस की तमाम जल गई पर पल नहीं गया। बादशाह कैदी जवाब देता है, इज्जत वाले मुसीबत से नहीं डरते हैं, तारे अक्सर रात के अवध दिन में निकलते हैं। भरी बरसात में जिन नदी नालों में रवानी है, उन्हें गर्मी में देखो, न मौजें हैं न पानी है, मगर दरिया को इस ताबिश का हरगिज़ गम नहीं होता। लगा दो आग तब भी पानी कम नहीं होता, और कैद में भी शेर की शेराना खो जाती नहीं, मिलके मिट्टी में भी कभी इत्र की भूख जाती। बदज़बान कम नहीं होती है हिमाकत तेरी, खैर मालूम हुआ आ गई शामत तेरी। अरे कोई है, ले जाओ इसे कैद रखो आज की रात, सुबह खूब पी लूंगा इसका नाश्ते के साथ। तो ये पूरा ऐसे ही चलता था। तो मगर ये तो एक अजीब, बहुत ही एग्जैजरेटेड है जो कैदी साहब ने लिखा था, वो बड़ा सेंसिटिव और बहुत खूबसूरत, बहुत ही। कोई टुकड़ा देखिए, मैं याद करता हूँ कि वो पहली बार हीर और रांझा एक दूसरे के सामने आए हैं, तो कहती है कि पूछो सहेली से कि क्या कहना चाहता है। तो आती है सहेली, तो दोनों सामने खड़े आ लगे, तो सहेली इसके पास आती है, वो पूछती है कि तुझे क्या कहना है।
तो उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है जो दमकता है दिल में, वो महताब है। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिलमिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयाँ और रंगीन दुपट्टों की शहनाइयाँ। उससे कहना कि दुल्हन की आंखों की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया, हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। तो अब पूरी फिल्म इसमें थी, पूरी फिल्म, और इतने ड्रामेटिक डायलॉग, इमोशनल डायलॉग, अदालत के सीन, सब इसमें। और किस कदर खूबसूरत देखी हुई है तो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, आप लोग जरूर आज ही रात देखिए और आप लुत्फ अंदोज होंगे जिन्होंने नहीं देखी। थोड़ा बहुत याद है। अब वो काजी आके बैठा है, सैदा से शादी करा रहा है उससे, विलन से। अजीत साहब ने रोल किया था, अब वो अजीत साहब से शादी नहीं करना चाहती थी, समझ रहे तो सैदा, तो वो जो वो है कैदो, जो मामू है विलन, काजी जी पूछते हैं कुछ तुझसे, क्या वाह क्या मुंह फुलाए बैठी है, नाक पहले कटाई थी तूने, क्या ज़बा भी कटाए बैठी है। तो काजी रोकता है, चुप रहो तुम, ये काम मेरा हो भला तेरा, कुछ तो मुंह से बोल, हाँ नहीं कुछ तो कहे ज़बान तो खोल, चुप रहेगी तो होगी रुसवाई, आ चुकी है बारात पनघट पर, गांव में बज रही है, लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, या किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। क्या खूबसूरत गाने हैं, और साहिर के तो कितने हैं। तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ होगी, वो सुबह कभी तो आएगी। क्या क्या गाने हैं, क्या खूबसूरत गाने हैं। कोई और सवाल आपकी तरफ से? आपके गाने कौन से? वो मैं अब लिखने वाला हूँ। हाँ जी, कोई ये फरमाइए। शादाब, नहीं जी हाँ, आदाब। आदाब। एक सवाल ये था कि एक दौर आया था इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, जब ये था कि उर्दू की मुखालफत की जा रही थी और उस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था हिंदी गाने लिखने के लिए। जैसे किशोर कुमार ने एक गाना गाया भी था कि प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। तो इसको नकार दिया गया था और इतनी गाढ़ी हिंदी को किसी तरह से इंडस्ट्री ने अपनाया नहीं। लेकिन अब जो माहौल है इस वक्त, हालात अभी जो है, इसमें इंग्लिश का काफ़ी ये है, क्या कहते हैं, असर है इसमें। तो इंग्लिश के असर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इसमें उर्दू कितनी महफूज है? देखिए, पहले तो तशरीफ रखिए, शुक्रिया। बिल्कुल ना महसूस कीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई साजिश थी कि उर्दू का एक गाना आपने बता दिया। मैं आपको 25 उर्दू के ऐसे, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर, ज़मीं की खातिर ये जंग, हर एक फतहो ज़फ़र के दामन में खून व हिंसा के रंग। फतहो ज़फ़र का दामन कितने लोग समझते हैं, फतहो ज़फ़र के दामन में तो इतनी मुश्किल उर्दू भी लिखी गई है, ऐसा नहीं ना। अब एक गाना मराठी में, ये खुद उर्दू शायरों ने कितनी खूबसूरत हिंदी गीत लिखे हैं। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रूप पे किसने पहरे डाले, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। अब ये शायर भी साजिश भाई, गाने होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है उसके, अलग अलग उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं एक फिल्म में गाना लिख रहा हूँ, वो है करण पे। करण एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है महाभारत का। अब वो जो मैं लिख रहा हूँ उसमें अब एक वो है, हिम है सूरज के लिए। अब उस सूरज के हिम में मैं
अगर कोई उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने उसमें हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, या उसमें जितने गाने में आगे भी लिखने वाला हूँ उसमें वही नर्म सी हिंदी होगी। उर्दू शायर जब हिंदी लिखता है नहायत अच्छी लिखता है। रूप पढ़ लीजिए आप फिराक गोरखपुरी की, सारी रुबाइयाँ हिंदी में हैं, कितनी खूबसूरत। इसलिए कि उर्दू उसे फोनेटिक्स की तहजीब सिखाती है कि कौन सा लफ्ज़ कान को बुरा लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये आप कभी मत, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी ना कोई साजिश थी ना है। फिल्म इंडस्ट्री वाले साजिशों में नहीं जाते, वो जाते हैं पैसे के पीछे। जिस काम में पैसा वो कर देते हैं, जिस काम में पैसा नहीं वो नहीं करेंगे। आपको कहे हिंदी कर दो तो गाना नहीं चले, वो कभी नहीं करेगा, मरता मर जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर टॉपिक कुछ ऐसा है, बैकग्राउंड कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है, तो उर्दू शायर में भी ढलकी जाए चुनरिया हमारी और राम पीछे मिल के बहकने के दिन आए रे, ये मजरू सुल्तानपुरी का है। शकील ने लिखा है कि वो मतलब मन तड़पत हरि दर्शन, तो ये हिंदी गुजारा था। अरे वो सिचुएशन की ज़रूरत है। ऐसा हम लोग को एक अंग्रेजी में लफ्ज़ पैरानॉइड नहीं हो जाना चाहिए। अरे ये जो ये कर रहे हैं ये हमारे खिलाफ साजिश। लोगों को फुर्सत ही नहीं पैसा कमाने से, ये आपके खिलाफ साजिश हाँ जी, थोड़ा करने दीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब जी। आपकी एक फिल्म में रफीजी में एक सॉन्ग है पंछी नदियाँ पवन के झोंके, वो किशोर उन्होंने गाया था, सोनू ने। लिखावट आपकी पहली हाँ में भी बस अपने आपने कहा रफी जी साहब। लिखावट आपकी है। जी 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 पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई जी। सरहद नहीं जी। रोकी। मैं सवाल को आपसे नहीं, पूरे जितने ऑडियंस भी बैठे हैं ना, जितने हाँ। हैं उनसे भी मुखातिब हूँ इसमें कि हम उर्दू में प्योरिटी कैसे लाएंगे। अब देखिए पंछी ये हिंदी वर्ड है, इसमें पवन के झोंके आप कहते हैं कि बहुत हार्ड रहा तो हम हिंदी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उर्दू की ज़बान का हवा का लफ्ज़ भी अगर यूज़ करते हैं आप कि पंछी नदियाँ हवा के झोंके, कोई सरहद नहीं रोके। अब सरहद की जगह आप सीमा भी कह सकते थे कि कोई सीमा नहीं रोके। ऐसे अगले मिसरे में है, अगले मिसरे में सरहदें इंसानों के लिए है। है। सोचो इंसान और सरहद दोनों उर्दू। सोचो हमने क्या पाया इंसान के आगे ऐसा भी। वो भी मैं इंसान। दरअसल मेरा सवाल समझ लीजिए, फिर बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम जो ऊपर के तबके के अफराद हैं जो उर्दू को लोगों तक पहुँचाते हैं और उनका देखा देखिए एक आम शायर अगर चाय के होटल में बैठा हो उस पर डिस्कस कर रहा हो तो वही जावेद भाई ने पवन यूज़ करे तो वो एक सामने वाला कहता है बोले हाँ यार मैंने भी देख लिया हिंदी में यूज़ कर ले पवन, लेकिन मैंने कहा प्योरिटी में हवा इसका लफ्ज़ उर्दू में। अब उर्दू की खालिसपन को बचाने के लिए उसकी खालिसियत को लोगों के अंदर आना, उसका एक मज़ा होता है, एक चाशनी होती है, तो उसका एक लजीजपन जिसे मैं कहूँगा कि एक तरह से इल्हामी नुक्ते नज़र वो हमारे अंदर आए, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए फिर? पहले तो तशरीफ रख लेना चाहिए। बैठिए। देखिए ये जो जिन अक़दार पे आप बातें कर रहे हैं वो मैं उन्हें मानता ही नहीं। पहली बात तो ये है कि किसी अदीब किसी शायर से कहना कि तुम ये लफ्ज़ क्यों फला ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हो, ये फेयर बात नहीं, जायज़ बात नहीं। ये उसकी मर्ज़ी है कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर, मैं नहीं कोई भी। और उसे सही लगा होगा तो क्या होगा, अपने आपको नहीं पसंद आया होगा ना मत सुनिए। दोयम ये कि ये जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज है इससे बेहतर तरीक़ा ही नहीं किसी ज़बान का कत्ल करने का। बेहतरीन तरीक़ा ये है कि ज़बान को प्योर बनाइए, मर जाइए। मैं आप लोग को एक 5-6 लाइनें सुनाता हूँ। एक मकान के कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी और एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया। नाश्ते में उड़द की दाल और दोस्त था। आदमी उठा, अच्छी खटाई, संदूक खोला, उसमें से पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी बंदूक ली, ऑटो रिक्शा पे बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। हम उर्दू वाले बैठे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, या हैरत। अब आज चलिए देखते हैं उर्दू इसमें कितनी है। एक मकान अरबी, वहाँ से आगे चलिए कमरा इटालियन, इन कैमरा मीटिंग, ये कमरा वो है, इन कैमरा मीटिंग। वहाँ से आगे चलिए गोरा चिट्टा, चिट्टा पंजाबी। वहाँ से आगे चलिए नन्ना मुन्ना, मुन्ना
नन्ना जो है गुजराती है, नन्नो। वहाँ से आगे चलिए बच्चा, फारसी। वहाँ से आगे चलिए बाल्टी, पुर्तगीज। वहाँ से आगे चलिए उर्द, तमिल। वहाँ से आगे चलिए दोस्त, इंग्लिश, दोस्त। चिक, बावर्ची टर्किश, चिक टर्किश। संदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश, पिस्टल। दीवार पर्शियन, बंदूक टर्किश। ऑटो रिक्शा में ऑटो ग्रीक, रिक्शा जैपनीज। पेबर्स इज विवश, संस्कृत। सब वर्ड निकाल दें प्योर उर्दू के लिए, आप कहें तो निकाल दें। जबानें प्योर होती हैं। अरे भाई, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी छपती है तो आप लेटेस्ट ले लीजिएगा। उसके दीवाचे में लिखा होता है, हमने इस बार 125 लफ्ज़ पढ़ा है, हमने इस बार 90 लफ्ज़ पढ़ा है, हमने इस बार 200 लफ्ज़ पढ़ा है। अलग अलग देख लीजिए डिक्शनरी। हमारे लोग जो हैं वो चाहते हैं लफ्ज़ बाहर निकालो। अभी ये ऑर्डर आता है अदालत का, पुलिस का, कि आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिए, इसकी जगह वो लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। ये आज की जो हुकूमत है उसकी जहनियत, आप क्यों शरीक हैं उस जहनियत में? आप भी वही बात कर रहे हैं जो ये करते हैं, तो आप में उनमें फ़र्क क्या है? कोई सवाल यहाँ से? इकबाल से कभी शिकायत करेंगे? इकबाल बड़ा उपदेशक है, कभी शिकायत किया है? हाँ, ऐसा नहीं है। जबान में हमें जहाँ से लफ्ज़ मिलता है और हम कम्युनिकेट करते हैं वो। अब पवन में एक रोमांस है, और इसलिए कि हम आमतौर से पवन नहीं बोलते हैं। ऐसा किसी ने कहा पवन बहुत तेज चल रही है, कोई नहीं, हवा तेज चल रही है। लेकिन सभा में एक नज़ाकत और एक शायराना अंदाज है, सभा आप इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही पवन में एक शायराना मिजाज जो कि हवा में नहीं है। हवा के झोंके मामूली चीज़ लगते हैं, पवन के झोंके कुछ खास चीज़ लगते हैं। यहाँ सभा के झोंके भी इस्तेमाल, बस सभा के साथ झोंके वर्ड इस्तेमाल करना अच्छी जबान नहीं। हाँ जी, वेरी सॉरी, इधर से कोई? वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा, ये बात अच्छी कही जावेद साहब ने कि कौन नहीं जानता। उर्दू मरकज़ की आप सरपरस्ती करते रहे हैं, अभी भी करते हैं, परसों भी की है, लेकिन सरपरस्ती के नुक्ते में दो तो क्या मरकज़ ज़ुबैर आज़मी बोले। आइए। मगर अभी तो हम तुम्हारे हैं से मेरे दिल में कुछ शुकूक पैदा होते हैं। आपके भी होते होंगे। अभी का क्या मतलब है? कब तक हैं आप? हैं जी। सुहेल जो है शौरा कराम को ऊपर बुलाएं। कमर सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और निदामत फरमाएं। उसी गोर में मौजूद हैं। एक ऐसे मुशायरे को सुनने